हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं का साइंस का चैप्टर नंबर 7, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, सबसे पहले हम इसको शुरू करें इससे पहले एक जनरल सी डिस्कशन इसके बारे में हम कर लेते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था जय प्रक्रम। विभिन्न प्रकार के जय प्रक्रम हमारी बॉडी में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो बॉडी है वो एक अच्छे रूप से फंक्शनिंग करती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उन पे कैसे कंट्रोल किया जाता है और उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेशन जो है वो व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, उन चीज़ों को कैसे नियंत्रण करना है और उन चीज़ों के भी, जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी ये प्रोसेसेस होते हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो उनके बीच नियंत्रण और एक समन्वय जो है वो बनाना कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम इस जो है वो चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें जो मेन जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है, अंग है, वो कार्य करता है, वो कौन सा है? ह्यूमन ब्रेन, दैट इज मानव मस्तिष्क। ठीक है, इससे पहले हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन इन आवर बॉडी, और जो पहले नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स जटिल ऑर्गन, वो कौन सा? हमारा मानव मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि इसका वेट कितना होता है, तो ये कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.4 kg। ठीक है, 1 किलो 400 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब ये नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, होता कैसे है। ठीक है, अब देखो, नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे डार्विनिज्म की मैं बात करूं तो जितने भी हम लोग जो सजीव प्राणी हैं उनको इस पर्यावरण में रहने, जहाँ भी हम रह रहे हैं उसके अनुरूप हमें क्या करनी पड़ती है, उनके परिवर्तन के रूप हमें ढालना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम जो है वो गर्मी में रह रहे हैं और एकदम से हम ठंड में चले जाएं, तो वहाँ के अनुरूप हमें जो है वो खुद को क्या करना पड़ेगा? ढालना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी जो संजीव जो होते हैं वो अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, पर्यावरण में हो रहे इन परिवर्तनों के अनुरूप संजीव अनुक्रिया करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहते हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे होता है। लेकिन इतना आपने यहाँ पे ये समझना है कि जो भी परिवर्तन हमारे पर्यावरण में हो रहे हैं उसके अनुरूप हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, और उस अनुक्रिया को क्या कहते हैं? हम उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जिसको स्टिमुलाई कहा जाता है। ठीक है, अब पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं? उद्दीपन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे जंतुओं के शरीर में ये चीज़ें होती है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से ये कार्य करती है। एक है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है हमारा अंतस्रावी तंत्र। यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी जो वो स्टडी करेंगे? तंत्रिका तंत्र की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र क्या है? ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बात की कि कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका वो हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र की रहती है, जिसमें ब्रेन भी जो है वो शामिल है। अब तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं, या जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है का एक संगठित जाल है। न्यूरॉन का एक पूरा जाल है, नेटवर्क है हमारे पूरे शरीर में, जो सूचनाओं को विद्युत आवेश के रूप में जो है वो शरीर को एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है। अब एग्जांपल मैं आपको दूँ, फॉर एग्जांपल हम स्कूल से आ रहे हैं, रास्ते में पहुँचे, अगर हमें कोई सांप मिलता है, ठीक है, और हम उस पर अपना पाँव रखने ही वाले हैं। ठीक है, देखो कितना यहाँ पे फंक्शनिंग होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की। सबसे पहले आइज़ जो हमारी रिसेप्टर है वो उसको देखेगी। ठीक है, लेग जो बिल्कुल वहाँ पे स्टैंड बाई है, वहाँ दोनों से सिग्नल जाएंगे ब्रेन को। ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, आइज़ को जाएगा कि हाँ, हमें पता चलेगा कि ये क्या है? सांप है। और फिर एक जाएगा हमारा सिग्नल, किसको जाएगा? लेग को, कि आप जो है वो पीछे आ जाइए। बोलने में तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो ये काम जो है वो करता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र की या ब्रेन की
जो हमारी एक वर्किंग है उसको समझना सबसे जो वो जटिल है, इसलिए इसको सबसे जटिल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला ग्राही का नाम लिया, जो रिसेप्टर हैं। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरे जो वातावरण में सूचनाओं को पता लगाते हैं। ठीक है, जिस चीज़ से हमें पता चलता है, ठीक है, जिन चीज़ों से हमें पता चलता है कि क्या वातावरण में घटित हो रहा है, या क्या हम जो है वो देख रहे हैं, या किस चीज़ को हम स्मेल कर रहे हैं, किस चीज़ को हम जो है वो टच कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो कितनी होती हैं, 5। ठीक है, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीवा। तो सबसे पहले आँख, कान की मैं बात करूं तो आपको पता ही है, सुनने का काम या शरीर का संतुलित बनाना। आँख प्रकाशग्राही होती है। त्वचा जो टच के लिए ठंडा गर्म स्पर्श होता है। नाक, इसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन हम जो है वो गंध का पता लगाते हैं। और जीभ, ये इसका क्या काम है, ये जो वो रस संबंधी ग्राही या स्वाद का पता लगाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो मेन हमारा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ये हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका का एक जाल है जो विद्युत आवेश के रूप में संदेशों का आदान प्रदान करता है, सिग्नल का आदान प्रदान करता है। ये विद्युत आवेश कैसे बनते हैं वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, 8th क्लास से हम इसको पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें बीच में दो जो है वो एक, इसको इंग्लिश में मैं हिंदी में ही बताऊंगा अभी। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको एक्सोन बोलते हैं। इसको बीच में है केंद्रक और कोशिकाएं चारों ओर, और यहाँ से जो ये धागे रूपी जो संरचनाएं निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुमिका। ठीक है, सबसे अब यहाँ पे आपने बड़ा ध्यान से जो वो इसको देखना है, ध्रुमिका का क्या कार्य है। ध्रुमिका देखो, जब ये ध्रुमिका, ये इसका पहला सिरा, ये इसका एंड सिरा हम इसको बोले, अंतिम सिरा इसको बोले, तो यहाँ से दूसरा जो हमारी तंत्रिका कोशिका होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अटैच होगी। मतलब इसकी जो तंत्रिका का अंतिम सिरे से क्या होंगे, दूसरी तंत्रिका के ध्रुमिका अटैच होंगे। ठीक है जी, अब क्या होता है, ध्रुमिका का कार्य क्या होता है, ये धागे रूपी संरचनाएं हैं जो कोशिका काय से निकलती है। इनका कार्य क्या है, सिग्नल को जो है वो क्या करना, लेना। कोशिका काय उनको विद्युत आवेश के रूप में सिग्नलों को आगे लेके जाना, किसमें, एक्सोन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको नीचे बताऊंगा एक एक पार्ट को। तो सबसे पहले मैंने किसको बोला, ध्रुमिका, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है। ठीक है जी, ध्रुमिका अंडरस्टैंड हो गया, कोशिका के रूप में। और ये क्या करती है, दूसरी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, क्योंकि एक नेटवर्क बना हुआ है, उसका जाल बना हुआ है, एक के पीछे एक लगी हुई है, और वो सूचना प्राप्त करेगी। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में बदलना। ठीक है, जो सिग्नल प्राप्त किए उसको विद्युत आवेश में लेके जाना आगे। उसके बाद है एक्सोन, या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ये सूचना के विद्युत आवेश को, जो विद्युत आवेश है उसको कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। एक्सोन एक जो है वो एक कनेक्टिव लिंक है, किसके बीच में, दूसरे तंत्रिका के ध्रुमिका और पहली के अंतिम सिरे के बीच में उस विद्युत आवेश को आगे लेके जाना। ठीक है जी, अब इसके बाद अंतगर्थन, ये क्या चीज़ है, देखो अब मैंने आपको पहले बताया कि ये एक कोशिका है, इसका ये अंतिम सिरा है। ठीक है, अब इस अंतिम सिरे के आगे क्या होगा, दूसरी जो हमारी एक तंत्रिका कोशिका होगी वो भी यहाँ पे अटैच होगी। क्या, दूसरी कोशिका के ध्रुमिका यहाँ पे क्या होंगे, अटैच होंगे। अब इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे क्या बचता है, एक स्पेस बचता है, खाली स्थान बचता है। ठीक है, जहाँ पे जो है वो यहाँ पे आदान प्रदान होता है, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस या अंतगर्थन कहा जाता है। ये तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य एक क्या है, स्पेस है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। ये विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदलता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका एक मैकेनिज्म है। ठीक है, अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। विद्युत आवेशों को वहाँ पे क्या किया जाता है, जो ऊपर से जो वो विद्युत आवेश आ रहे थे एक्सोन से, वो अगली जब ध्रुमिका में जाएंगे तो उसमें उसको किस में बदला जाता है, रासायनिक संकेत में। ठीक है, जिससे ये आगे संचारित हो सके। ठीक है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तो 1 नंबर का ही आता है कि उस बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखो, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन जो हो रहा है, स्टिमुलस जो हो रही है, ठीक है, स्टिमुलस जो पर्यावरण में एक तरफ हो रही है, जैसे प्रकाश ही हमारी जो वो आँख में पड़ रहा है, वो एक स्टिमुलाई हमें मिली, उसके
अगेंस्ट, प्रति, तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उसके देखो, जो भी हमारे जैसे सपोज करो किसी ने मेरे शरीर पे या आपके हाथ में छोटी सी सुई जो है वो चुभा दी, तो एकदम से हम अपना हाथ पीछे करता है, वो एकाएक हुई, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे भी लिया हुआ है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। और इसका जो रिफ्लेक्ट आर्क बनती है उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जो प्रतिवर्ती चाप है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे वो जाएंगे पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ जो वो वही है, हाथ जो वो गर्म लग रहा है, वहाँ से सबसे पहले कहाँ जाएगा? ब्रेन को सिग्नल जाएगा, और उसके बाद ये ब्रेन से जो वो दोबारा सिग्नल आएगा, तब हम उसको वापस जो है वो करेंगे। तो उस पूरी जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है वो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य आज हमारा फोकस रहेगा वो है मानव तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मानव तंत्रिका तंत्र जो है वो दो भागों में इसको हम कर देते हैं। एक आगे हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें क्या आता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु। और जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसमें आता है कपाल तंत्रिका, मस्तिष्क से जो निकलती है, और दूसरी मेरु तंत्रिका जो मेरु रज्जु से निकलती है तंत्रिका, उनको जो वो किस में रखा जाता है? पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब मानव मस्तिष्क के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि मानव मस्तिष्क जो है वो वेट कितना होता है इसका। मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 1.4 kg होता है, और ये मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। ठीक है, जितनी भी हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं सब जो है वो ब्रेन उनको कंट्रोल कर रहा है। और इसके मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, जो हम इसको बोलें फोरब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसको अब हम सबसे पहले एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो है वो सबसे जो है वो अधिक जटिल, कॉम्प्लेक्स और सबसे विशिष्ट भाग है। ये प्रमस्तिष्क है। अब देखो, अगर मस्तिष्क में एक यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, वो आपने लिख लेना, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है वो होता है, उसको वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कौन सा होता है उसमें? सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, सर्वे में दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है डाइनसिफेलोन। डाइनसिफेलोन, इसका मैं डायग्राम जो है वो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पूरा। इसके दो पार्ट होते हैं अगर मस्तिष्क के, सेरेब्रम और डाइनसिफेलोन। सेरेब्रम जो पार्ट है, इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंसी एंड मेमोरी। ठीक है, कितनी हम जो है वो चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं और कितना हम उन चीज़ों को जो है वो मेमोरी के रूप में रखते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? सेरेब्रम पे। सबसे बड़ा पार्ट होता है ये ब्रेन का, सेरेब्रम। तो ये क्या है? इट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंसी एंड मेमोरी। दूसरा जो डाइनसिफेलोन मैंने आपको बताया, उसके दो पार्ट होते हैं, एक थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसका काम क्या होता है? उसमें भूख, प्यास, ठीक है, आदि चीज़ों को जो है वो क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, इसको जैसे अब मैंने यहाँ पे अगर मस्तिष्क के पूरे दोनों के जो है वो दोनों भागों के जो कार्य हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग, तो अगर मस्तिष्क भी आप लिखते हैं, कैसे आ गया कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो आप क्या लिख सकते हैं? अगर जो है वो अग्र मस्तिष्क आप लिख सकते हैं। और बिल्कुल एक्यूरेट आप लिखना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेरेब्रम। ऐच्छिक कार्यों पर नियंत्रित यही करता है। ऐच्छिक जितनी भी क्रियाएं हो रही है हमारी, ठीक है, उनको जो है वो जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो सब ऐच्छिक हैं। तो उस पर कंट्रोल भी यही मस्तिष्क, अगर मस्तिष्क करता है। सूचनाओं को याद रखना,
ठीक है, सब चीज़ों को याद करने का भी यही करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों को सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उसमें जो है वो समायोजन करना। कहीं से कोई भी सिग्नल आ रहा है तो उसको कौन वहाँ पे जो है वो एक रिसेप्टर का कार्य कर रहा है, वो कौन कर रहा है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और भूख से संबंधित केंद्र, भूख प्यास आदि मैंने पहले बोल दिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है वो इस कार्य को करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करूँ मैं मध्य मस्तिष्क की, तो इसको जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, या इसका मुख्य कार्य अनैच्छिक क्रियाओं को भी जो है वो बाद में जो है वो पश्चिम मस्तिष्क में ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन इसका काम क्या है, इसका मुख्य रूप से काम होता है पश्चिम मस्तिष्क की सहायता करना। ठीक है, उसके कार्य को जो है वो ये बांट देता है। लेकिन इसका कुछ कार्य जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ कि पुतली के आकार में परिवर्तन वगैरह को नियंत्रित करना, सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह को भी किसके साथ मिलकर ये करता है, पश्चिम मस्तिष्क के साथ मिलकर ये कार्य करता है। ठीक है, अब पश्चिम मस्तिष्क की मैं बात करूं, पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला है अनुमस्तिष्क, या इसको मैं बताऊं इसको क्या बोलते हैं, सेरेबेलम। बहुत महत्वपूर्ण है, सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों अलग अलग है। सेरेब्रम क्या है, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी एंड मेमोरी, और सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क ये क्या है, शरीर की जो स्थिति है, संस्थिति तथा संतुलित बनाना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कंट्रोल है और इक्विलिब्रियम जो हमारे शरीर में बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा सेरेबेलम। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण पेन उठाना, उसको जो है वो एक पूर्ण रूप से उसको जो है वो एक कार्य को जो है वो कंप्लीट करना, वो भी ये जो है वो क्रियाओं को करता है। लेकिन जो इसका महत्वपूर्ण का सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कार्य है वो क्या है, शरीर की स्थिति तथा संतुलित बनाना। ठीक है, ऐच्छिक जो है वो उसको मतलब कंट्रोल करना, इक्विलिब्रियम जो है वो समन्वय बनाना। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो कौन बनाता है, इस अनुमस्तिष्क या इसको सेरेबेलम कहा जाता है। और दूसरा मैंडुला, बहुत महत्वपूर्ण है, अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करना। मैंने पहले ही बोला मध्य मस्तिष्क कुछ हद तक ये कार्य करता है, लेकिन पश्चिम मस्तिष्क ये कार्य करता है। और कौन करता है, जैसे बीपी या हार्ट की पूरी फंक्शनिंग को कौन जो है वो कंट्रोल करता है, मेडुला। जैसे बमन को क्या बोलते हैं, उल्टी, वॉमिटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उस वो कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, मेडुला कौन कर रहा है। जैसे और पोन्स ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया, जैसे श्वसन को नियंत्रण करना, श्वसन जितने भी हम रेस्पिरेटरी से जो है वो चीज़ें हो रही है उसको कौन जो है वो कंट्रोल करते हैं, पोन्स जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ब्रेन का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ऊपर ये हमारा देखो मैंने अभी बताया था हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि इसके पीछे होती है, मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। पश्चिम मस्तिष्क में 3 पार्ट, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, और ये हमारी शुरू हुई मेरु रज्जु। ये मध्य मस्तिष्क है, ठीक है, सबसे छोटा। और ये किसके अंदर होता है, कपाल या खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है। आपने मेरे को एक कल इसका बताना है कि मानव मस्तिष्क या मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। ठीक है, इसके बाद मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हड्डियों के बीच में ये जो है वो मस्तिष्क जो है वो कहाँ होता है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में जो है वो व्यवस्थित होता है। बॉक्स के अंतर एक तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करते हैं। यहाँ पे एक जो है वो मस्तिष्क के उसके अंदर जो मैंने बोला जो मानव खोपड़ी है, ठीक है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, उसके अंदर जो है वो ये चीज़ होती है। ठीक है, मस्तिष्क जो देखो जब क्या करता है, ये जो फ्लूइड होता है ये प्रघात का जो है वो अवशोषक है। कई बार अगर हो जाए तो उसमें कुछ लग जाए तो ये कुछ रूप से जो है उसको बचाने का कार्य करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखना है, जो ब्रेन की कोशिकाएं होती है इसमें जो रीजनरेशन की पावर होती है, मतलब पुनर्जनन हम बोल रहे हैं, या दोबारा जो वो जनरेट होने की जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। यही कारण है कि जब भी हमारे ब्रेन के सेल जो एक बार डैमेज हो गए दोबारा नहीं बनते हैं और मेमोरी लॉस के रूप में वो चीज़ हमें आगे दिखती है। ठीक है, मेरुरज्जु की सुरक्षा किसके द्वारा होती है, क्षेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। ये तो हम जानते ही हैं, अंडरस्टूड ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको हम जो है वो देखेंगे कि तंत्रिका जो
तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय कैसे होता है। तो ये अभी पढ़ा भी है। ज्ञानेंद्रीय संवेदी तंत्रिका आई, वहाँ से कहाँ गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक हो गया। ठीक है, सूचना प्राप्त एवं संवेदित करना। ठीक है, निर्णय लिया या अनुक्रिया उत्पन्न करके पेशी ऊतक को गया और वहाँ से पेशी संकुचन हुआ, अनुक्रिया हुई। तो ये पूरा एक क्या है, फंक्शन है जिससे जो है वो ब्रेन अपनी फंक्शनिंग करता है। ज्ञानेंद्रिय मैंने पहले बोल दिया 5 है, वहाँ से हमें वो रिसेप्टर है, वहाँ से हमें कुछ मिला, तो वहाँ से कौन सी तंत्रिका आई, संवेदी तंत्रिका। वो कहाँ तक पहुँची, तंत्रिका तंत्र तक, ब्रेन तक सिग्नल आया, वहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया, उसको पहले तो उसको प्राप्त किया गया, उसको संसाधित करना, उसके बाद निर्णय लेना कि करना क्या है, फिर अनुक्रिया उत्पन्न करना। अनुक्रिया कौन लेके जाती है, प्रेरक तंत्रिका। बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रेरक तंत्रिका लेके जाएगी पेशी ऊतक को, पेशी ऊतक आगे संकुचन करेगा, उस प्रकार से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अनुक्रिया करेगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं अगर बात करूं कुछ यहाँ पे हार्मोन, अंतस्रावी ग्रंथि एवं उनके कार्य, तो ये तो हम पढ़ भी चुके हैं, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे थायरोक्सिन, हम जो है वो हार्मोन की बात करूँ तो अपटू ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होता है। स्थान कहाँ है इसका, गर्दन में। कार्य किस किस का पाचन करता है, वो आपने इसको जो यहाँ पे जो है वो इसको लिख लेना है, पढ़ भी चुके हैं हम। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से आता है, द मास्टर ग्लैंड से आता है, पीयूष ग्रंथि से आता है, मस्तिष्क के बिल्कुल पास में हमने अभी देखी वृद्धि के बिंब विकास। एड्रिनल अधिपरिक ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है और ये बीपी एकदम से होने वाला है। इमरजेंस ग्लैंड ऑफ इमरजेंस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है इसको। आपातकालीन ग्रंथि इसको कहा जाता है। बीपी या हृदय की धड़कन का एकदम से बढ़ जाना, जैसे हम किसी सांप को देखते हैं तो एकदम से जो हमारी बीपी या हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, वो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तब, एड्रेनलिन। इंसुलिन अग्नाशय से उदर के नीचे है, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। और उसके बाद है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन जैसे नर में आपको पता है जो वो टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन अंडाशय से, पेट के निचले हिस्से में। और जो भी हमारे जब हम जो वो यौवन अवस्था में जितने भी हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ये दो हमारे हार्मोन। तो ये आपने कर लेना है। अंतस्रावी ग्रंथि जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो ये भी नियंत्रण करती है, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो अंतस्रावी ग्रंथि कितनी है, मैंने आपको जो वो 5 ये बता दी। और ये भी जो है वो क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। इसके साथ अगर कोई चीज़ आपको पता ना चले, थोड़ा जल्दी पढ़ा हमने, तो वो अपने आप मेरे को दोबारा बताना है, ताकि हम उसको दोबारा नोट्स में भी जो है वो पढ़ सकें।